हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम शिक्षा निदेशालय की तरफ से दिया जाने वाला सामाजिक विज्ञान पत्र अभ्यास प्रश्न पत्र 2023-24 क्लास 9 का सॉल्व करने वाले हैं। ये यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों का आपको यहाँ पर इसके आंसर्स मिल जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं क्वेश्चन। बहुविकल्पीय क्वेश्चन है, 1 से लेकर 20 क्वेश्चन तक सभी यहाँ पर जो है आपके 1 मार्क्स के क्वेश्चन है सेक्शन ए के अंदर। फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस का राजा कौन था? तो राजा लुई 16 यहाँ पे याद रखेंगे आप। राजा लुई 16 जो थे वो फ्रांस के राजा थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा लोकतंत्र की विशेषता नहीं है? नहीं पे फोकस करना है आपको कि नहीं है। तो देखो, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष बिल्कुल चुनाव होते हैं इसके अंदर। एक ही व्यक्ति का शासन, बी आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा कि ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ एक ही व्यक्ति का शासन हो। अब हम यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन, हु वॉज द किंग इन फ्रांस ड्यूरिंग द आउटब्रेक ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन? किंग लुइस 16। बी आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या कहा गया, विच इज द नॉट अ फीचर ऑफ डेमोक्रेसी? बी सही हो जाएगा, रूल बाय अ सिंगल इंडिविजुअल। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, विच फंडामेंटल राइट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटेड इक्वल बिफोर द लॉ? कौन सा जो कॉन्स्टिट्यूशन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है कि इक्वालिटी के बारे में बताया जाता? तो बी आंसर यहाँ पे राइट टू इक्वल, इक्वालिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, विच इज द अपर हाउस ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट? तो राज्यसभा इसका आंसर हो जाएगा। बी आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान का मौलिक अधिकार के कानून के समक्ष समानता को सुनिश्चित कौन सा अधिकार करता है? समानता का अधिकार। बी आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान का ऊपरी सदन कौन सा है? राज्यसभा। बी आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या कहा गया है। 1789 में फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत किस घटना से हुई थी? बास्तिल के किले का गिरना। बी आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। खाद्य सुरक्षा का अर्थ है, खाद्य सुरक्षा का अर्थ है कि सभी लोगों तक हर समय भोजन की उपलब्धता हो, खाद्य को सुरक्षित किया जाए जिससे कि सभी लोगों को मिल सके। तो बी आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इवेंट मार्क द बिगनिंग ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन इन 1789? यहाँ पे बी आंसर सही हो जाएगा, द स्टॉर्मिंग ऑफ द बेस्टाइल्स। बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, व्हाट डज द टर्म फूड सिक्योरिटी मीन्स? तो लिमिट एक्सेस टू फूड फॉर बी अवेलेबिलिटी ऑफ फूड फॉर ऑल पीपल ऑल एट टाइम। तो बी आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। एक फूड सिक्योरिटी, एक फूड में क्या आ जाता है कि फूड सिक्योरिटी, और एक होता है स्केरिटी, फूड उसके अंदर फूड की कमी आ जाएगी। एक फूड सिक्योरिटी और फूड स्केरसिटी हो जाएगा। स्केरसिटी का मतलब आता है जब लोगों में फूड की कमी हो जाएगी। जब हमें कहा गया खाद्य कमी, उस समय आपको लिखना होगा कि लिमिट एक्सेस करेगी। जब सिक्योरिटी की बात आएगी तो सभी को फूड मिल जाए। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, विच फंडामेंटल राइट एश्योर द राइट टू प्रैक्टिस, प्रेच एंड प्रोपगेट एनी रिलीजन इन इंडिया? तो यहाँ पे क्या आ जाएगा कि आपको कोई भी जो फंडामेंटल, ऐसा कौन सा फंडामेंटल राइट है जो क्या करता है, आपको किसी भी रिलीजन को लेके आपको उसको प्रचार प्रसार कर सकते हो? तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा बी, राइट टू फ्रीडम टू रिलीजन। अपना कोई भी रिलीजन आप यहाँ पर मान सकते हो। क्वेश्चन नंबर 8, विच बॉडी ऑफ द रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको बनाने के लिए कौन सी बॉडी रिस्पॉन्सिबल थी? तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। सी आंसर यहाँ पे सही आ जाएगा। कौन सा मौलिक अधिकार भारत में किसी भी धर्म को मानने, प्रचार करने, प्रसार करने को अधिक सुनिश्चित करता है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, कि धार्मिक स्वतंत्र है किसी भी चीज धर्म को मानने के लिए। भारत के संविधान के निर्माण के लिए कौन सी संस्था उत्तरदायी है? तो संविधान सभा। संविधान के लिए कौन सी संविधान सभा क्या है? उत्तरदायी है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, भारत में राज्यों का खाद्यान्न वितरण कौन सी संस्था के इसके लिए जिम्मेदार है? खाद्यान्न वितरण मतलब कि खाद्यान्न के लिए कौन सी जो संस्था है वो जिम्मेदार है? एफसीआई कहते हैं इसको। तो यहाँ पे आंसर ए, आंसर 9 का ए आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, भारतीय खाद्य निगम। नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 किससे संबंधित है? तो भारतीय संविधान का जो कानून है या संविधान है 19 जो है वो स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है। बी आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। Which organization of India responsible for the distribution of food grains in stocks? तो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एफसीआई। यहाँ पे ए आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्या कहा गया है, आर्टिकल 19 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द राइट ऑफ फ्रीडम। बी आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11, अडोल्फ हिटलर वॉज द लीडर ऑफ विच पॉलिटिकल पार्टी इन जर्मनी? कौन सी जर्मनी के अंदर कौन सी हिटलर जो थे कौन सी पार्टी से बिलोंग करते थे? तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए, नेशनल सोशलिस्ट जर्नल वर्कर पार्टीज, नाजी पार्टी। तो ए आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। उसके बाद द मॉनसून विंड्स
इन इंडिया आर इन्फ्लुएंस इन विच ओशन, कौन से ओशन से जो मानसून विंड है वो आती है, तो इंडियन ओशन, बी आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, एडोल्फ हिटलर जर्मनी में किस राजनीतिक दल के नेता थे, नेशनल सोशलिस्ट, जनरल वर्कर्स पार्टी, नाजी पार्टी हो जाएगा, ए आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। भारत में मानसूनी हवाएं किस महासागर से प्रभावित होती हैं, हिंद महासागर, बी आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, भारत में कौन सी संस्था चुनाव कराने और स्वतंत्र निष्पक्ष चुनावी प्रक्रिया को सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है, तो कौन सी, निर्वाचन आयोग, ए आंसर यहाँ पे 13 का सही हो जाएगा। जो निर्वाचन आयोग है वही क्या करता है, सारे चुनाव करवाता है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 14, गंगा नदी का उद्गम स्थान क्या है, तो गंगा नदी का उद्गम स्थान गंगोत्री ग्लेशियर्स है, ए आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। Which organization in India is responsible for conducting election, ensuring free and fair electoral process? The Election Commission. A आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। रिवर गंगा ओरिजिनेट फ्रॉम द गंगोत्री ग्लेशियर्स, ए आंसर यहाँ पे भी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, द कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन कैपिटल इंक्लूडिंग, जो कॉन्सेप्ट है ह्यूमन कैपिटल का वो किससे रिलेट करता है, स्किल, नॉलेज एंड एजुकेशन, डी आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। What is the minimum voting एज इन इंडिया फॉर जनरल इलेक्शन, मिनिमम वोटिंग एज कितनी होनी चाहिए, कितनी होती है, 18, बी आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, मानव पूंजी की अवधारणा में शामिल है, मानव के पास पूंजी मतलब उसकी स्किल, कौशल, ज्ञान उसमें कितना है, तो वो होता है मानव पूंजी, डी आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। भारत में आम चुनाव के लिए मतदान की न्यूनतम आयु क्या है, 18 वर्ष, बी आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब एसेशनल वाले कथन, संकल्पना और जो कारण वाले रीजन है सारे इकट्ठे कर लेते हैं, फिर इंग्लिश मीडियम में इकट्ठे कर लेंगे। तो देखो फर्स्ट में क्या कहा गया है कि समाजवादी निजी संपत्ति का विरोध करते हैं, देखो ये स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल सही है, ठीक है। संपत्तिधारी व्यक्ति सिर्फ निजी फायदे में विषय में सोचते हैं, ये भी सही है, लेकिन स्टेटमेंट सही नहीं दिए यहाँ पे, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी आंसर सही हो जाएगा कि दोनों स्टेटमेंट सही है बट व्याख्या सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या कहा गया है, नेल्सन मंडेला को 28 वर्षों तक दक्षिण अफ्रीका के रोबिन द्वीप में कैद रखा गया, ये स्टेटमेंट सही है क्योंकि नेल्सन मंडेला रंग भेद का विरोध किया था। दोनों ही स्टेटमेंट सही है और व्याख्या सही कर रहा है, तो ए आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कहा गया, तापी एक मौसमी नदी है, ये स्टेटमेंट सही है। तापी हिमालय की नदी है, ये स्टेटमेंट यहाँ पे क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तो अब यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा कि सी आंसर हो जाएगा कि पहली स्टेटमेंट सही है लेकिन दूसरी यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट देखिए क्या कहा गया है, कृषि क्षेत्र में मौसमी बेरोजगारी पाई जाती है, स्टेटमेंट सही है। जहाँ कृषि होती है वहाँ पे बारिश होगी तभी जो क्या है जो लोग हैं वो रोजगार होंगे, बाकी क्या होगी, बेरोजगारी। ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षित बेरोजगारी की दर अधिक है, तो शिक्षित कहाँ, ग्रामीण क्षेत्र में तो कम होती है, ये स्टेटमेंट फिर से क्या हो जाएगी, गलत। तो सी आंसर यहाँ पे सही होगा कि फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, सेकंड क्या है यहाँ पर गलत है। देखो क्या है, सोशलिस्ट ओपोज द प्राइवेट प्रॉपर्टी, बिल्कुल सही है। प्रॉपर्टी होल्डर थिंक ओनली अबाउट द पर्सनल गेन, ये स्टेटमेंट क्या है, सही, दोनों स्टेटमेंट सही है लेकिन व्याख्या सही नहीं है, तो बी आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेल्सन मंडेला वाज द इम्प्रेस्ड इन द रूबन आइलैंड साउथर्न अफ्रीका इन 28 ईयर, सही है। नेल्सन मंडेला अपोज प्रैक्टिस, ये भी सही है, तो यहाँ पे ए हो जाएगा। दोनों ही स्टेटमेंट क्या है, सही है और सही रीजन दिया जा रहा है। तापी इज अ सीजनल रिवर, ये सही है। तापी इज हिमालय रिवर, ये स्टेटमेंट गलत है, तो सी आंसर हो जाएगा। फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, दूसरी स्टेटमेंट गलत है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट इज फाउंड इन द एग्रीकल्चर सेक्टर, ये स्टेटमेंट सही है। रेट ऑफ द एजुकेशन अनएम्प्लॉयमेंट इन हाई इन रूरल एरिया, रूरल एरिया में क्या है जो अनएम्प्लॉयमेंट, देखो यहाँ पे क्या कहा गया कि रेट ऑफ द एजुकेट अनएम्प्लॉयमेंट इन हाई इन रूरल एरिया, तो जो ये सेकंड स्टेटमेंट है एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट, देखो यहाँ पे एजुकेशन वहाँ पे कम होते हैं तो एजुकेशन जो एम्प्लॉयमेंट है वो भी यहाँ पे कम हो जाएगी, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी, तो यहाँ पे भी आंसर सी आ जाएगा इस क्वेश्चन में भी। अब हमारा सेक्शन जो है खंड ख स्टार्ट हो रहा है, जिसके अंदर से 2 मार्क्स के क्वेश्चन है, इनको हमें सॉल्व करना है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, नाजी विचारधारा की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द की फीचर ऑफ नाजी आइडियोलॉजी। नाजीवाद की 4 मुख्य विशेषताएं नस्लीय शुद्धता, क्षेत्रीय विस्तार, शक्ति और सैन्यवाद है। तो 4 विशेषताएं बतानी थी आपको। नस्लीय शुद्धता, नस्लीय शुद्ध मतलब कि वो अच्छी वो नस्ल रखना चाहते हैं, क्षेत्रीय विस्तार अपना क्षेत्र का विस्तार करना चाहते हैं, शक्ति चाहते हैं और सैन्यवाद मतलब अच्छी उनके पास में सैन्य ताकत, सैनिक ताकत जो है वो अच्छी हो। देखो क्या है, द 4 मेन फीचर ऑफ नाजिज्म आर रेशियल प्योरिटी, टेरिस्ट्रियल एक्सपेंशन, पावर एंड मिलिटराइजेशन, ये यहाँ पे इसके 4 पॉइंट्स है जो आपको लिखने हैं। नेक्स्ट देखते हैं,
हाईलाइट द रोल ऑफ हिटलर इन सेकेंड वर्ल्ड वॉर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो हिटलर का रोल है उसके बारे में बताना है। द्वितीय विश्व युद्ध में हिटलर की भूमिका पर प्रकाश डालिए। हिटलर हैड द आइडिया ऑफ एक्सपेंडिंग जर्मनी। हिटलर का जो आइडिया था वो क्या था? एक्सपेंड करने का था जर्मनी को। इन 1938 ऑस्ट्रेलिया एनेक्स्ड एंड वॉज चिकोस्लोवाकिया ऑक्यूपाइड। इन 1939 ही इन्वेल्ड पोलैंड विच स्टार्टेड वर्ल्ड वॉर सेकेंड। क्या कहा जा रहा है? हिटलर के मन में जर्मनी का विस्तार का विचार था। वो चाहते थे कि जर्मनी का विस्तार हो। 1938 में ऑस्ट्रेलिया पर उन्होंने कब्जा कर लिया, चेकोस्लोवाकिया पर कब्जा कर लिया और 1939 में उन्होंने पोलैंड पर आक्रमण किया, जिसकी वजह से क्या द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले 2 कारकों के नाम बताइए। डिफाइन 22 क्वेश्चन, नेम 2 फैक्टर ऑफ द इन्फ्लुएंस द क्लाइमेट ऑफ इंडिया। भारत की जलवायु किससे प्रभावित हो सकती है? दबाव से, पवन प्रणालियों से, ऊंचाई से, राहत सुविधाओं से, अक्षांश से, महासागरीय धाराओं से, समुद्र से दूरी। थोड़ा लिखते वक्त इसमें दिक्कत हुई है। तो समुद्र से कितनी दूरी है इससे जलवायु प्रभावित होती है। महासागरीय जो धाराएं हैं उससे प्रभावित होती है। पवन से, हवा से, कितनी हवा चल रही है उससे प्रभावित होती है। ऊंचाई कितनी, समुद्र से कितनी ऊंचाई पर है जो जगह है वहां, उससे प्रभावित होती है। वहां पे कितनी फैसिलिटी है, अक्षांश कितना है, देशांतर कितना है, इन सब से क्या होती है? प्रभावित होती है। देखो क्या हो सकता है? प्रेशर, विंड सिस्टम, एल्टीट्यूड, रिलीफ फीचर, एल्टीट्यूड, ओशन करंट। ये मेन आप इसमें लिखेंगे ओशन करंट, डिस्टेंस फ्रॉम सी, एंड आप लिखेंगे एल्टीट्यूड लिख सकते हैं। इसके अंदर विंड सिस्टम, विंड प्रेशर लिख सकते हैं। ये सब इसके अंदर आपको सिर्फ क्लाइमेट के नाम बताने हैं, उसके बारे में आप यहाँ लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23, डिफाइन द टर्म पॉवर्टी लाइन एंड एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ मेजरिंग पॉवर्टी। निर्धनता, क्वेश्चन नंबर 23, निर्धनता रेखा को परिभाषित करें और निर्धनता को मापने में इसके महत्व को समझाइए कि निर्धनता रेखा क्या है। जो गरीबी रेखा है, जहां पे लोगों को जो उसकी बेसिक नीड है वो पूरी नहीं हो रही है, तो उस लाइन के नीचे जितने भी लोग हैं उसे हम क्या कहते हैं? निर्धनता या गरीबी रेखा कहते हैं। और इसे किस तरह से मापा, इसका महत्व आपको बताना है। The poverty line is the estimate imaginary line developed the economist in order to define a poor पर्सन। देखो क्या कहा जा रहा है कि पॉवर्टी लाइन एक ऐसी एस्टिमेट, एक इमेजिनरी लाइन है, डेवलप की गई है इकोनॉमिस्ट के द्वारा, जिसमें क्या है? पुअर पर्सन के बारे में आइडेंटिफाई किया जा सकता है, उनको पहचाना जा सकता है और उनको जो सुख सुविधाएं हैं वो दिलवाई जा सकती है। और इसका महत्व क्या है कि अगर उनको हम आइडेंटिफाई कर लेंगे, इसका मतलब सिग्निफिकेंस क्या है कि अगर उनको आइडेंटिफाई कर लेंगे तो उनको जो गवर्नमेंट के द्वारा फैसिलिटीज दी जाती है वो ज़्यादा से ज़्यादा उन तक पहुँच सके। गरीबी रेखा एक अनुमानित काल्पनिक रेखा है जिससे अर्थशास्त्रियों द्वारा एक गरीब व्यक्ति को परिभाषित करने के लिए विकसित किया गया है। मतलब उससे गरीबी और गरीब पता चल जाए कि हाँ, इन लोगों के पास में एक्चुअली फैसिलिटी नहीं है। और इसका महत्व क्या है कि अगर आइडेंटिफाई, इससे गरीब की एक तो पहचान हो जाएगी और आइडेंटिफाई हो जाएगा, जिससे कि उनको गवर्नमेंट द्वारा जितनी भी फैसिलिटी दी जा रही है वो इजीली उन तक पहुँच सके। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24, खाद्य सुरक्षा क्या है। देखो अभी आगे भी आया था, खाद्य सुरक्षा क्या है, यह भारत जैसे देश के लिए क्यों आवश्यक है। व्हाट इज फूड सिक्योरिटी एंड व्हाई इज एसेंशियल फॉर द कंट्री लाइक इंडिया। किसी देश में हर समय भोजन सुनिश्चित करने के लिए खाद्य सुरक्षा की आवश्यकता होती है। भी हर समय हर एक व्यक्ति को भोजन मिले, ये क्या है? खाद्य सुरक्षा। तो किसी देश में हर समय भोजन सुनिश्चित करने के लिए खाद्य सुरक्षा की आवश्यकता होती है। यह सुनिश्चित करना कि देश में कोई व्यक्ति भूखा न मरे। प्राकृतिक आपदा के कारण खाद्यान्न का कुल अपदान घट जाता है, इससे प्रभावित क्षेत्रों में भोजन की कमी हो जाती है। अब इसमें सेकेंड में ये भी पूछा गया कि भारत में किस तरह से जरूरी है, क्योंकि भारत की जो जनसंख्या है वो बहुत ज्यादा है और हर एक आदमी तक पूरा भोजन पहुंचा पाना बहुत मुश्किल है। तो इसीलिए खाद्य सुरक्षा की जाती है, जिससे कि क्या हो, हर एक व्यक्ति तक, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर, उसको भोजन मिल सके, क्योंकि पॉपुलेशन जो है वो बहुत ज्यादा है। Food security is a need in a country to ensure that all time it needed to ensure that no person in a country die of hunger. The total production of food grain decreased due to the natural calamity या natural disasters. It create a shortage of food in affect areas. तो जो affected area है वहाँ पर क्या है, लोगों को फूड मिल सके। और इंडिया में क्यों ज़रूरी है, क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा है और सीजनल लोग क्या करते हैं, सीजनल उनके पास में एम्प्लॉयमेंट है, इसकी वजह से काफ़ी टाइम हो सकता है कि सीज़न ना हो तो उनको खाना ना मिले। तो ऐसे लोगों को
हर समय फूड की मतलब अवेलेबिलिटी करवाना, यही क्या है गवर्नमेंट का एक आइडिया है, जिससे कि क्या हो, इसीलिए फूड सिक्योरिटी का सिस्टम बनाया गया जिससे कि हर किसी को फूड मिल सके। अब हम सेक्शन सी करने वाले हैं, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। इसके अंदर डिस्क्राइब, क्वेश्चन नंबर 25, डिस्क्राइब द इम्पैक्ट ऑफ द रशियन रिवॉल्यूशन। 3 मार्क्स के क्वेश्चन हैं ये। देखिए क्वेश्चन नंबर 25, रूसी क्रांति के प्रभावों का वर्णन कीजिए। 3 मार्क्स के हैं आंसर ये। तो रूसी क्रांति के प्रभाव, इसमें रोमानोव राजवंश को स्थापित किया। रोमन जो था उसके राजवंश को क्या किया, स्थापित किया। इसके कारण विश्व की पहली सरकार की स्थापना हुई। साम्यवादी या समाजवादी, जो कौन सी थी, साम्यवादी या समाजवादी। नई सोवियत सरकार ने प्रथम विश्व युद्ध के हटने की घोषणा की। समाजवादी सरकार ने सभी उद्योगों, निजी भूमियों के राष्ट्रीयकरण की घोषणा की। तो देखो कुछ कुछ बातें की थी कि एक तो रोमन वंश जो था उसकी स्थापना की गई थी, उसको समाप्त कर दिया गया था। पहली सरकार बनी थी, जो सरकार थी उसने विश्व युद्ध की हटाने के बारे में बता दिया था कि विश्व युद्ध खत्म हो चुका है। और उसके अलावा जितने भी उद्योग थे, निजी भूमियां थी, उनको राष्ट्रीयकरण की घोषणा की गई। Impact of Russian revolution. It abolished the Roman dynasty. It led to the establishment of world's first government, communist and socialism. The new socialist government announced its withdrawal from the First World War. The socialist government announced the nationalization of the all industry and private land. क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं, गंगा ब्रह्मपुत्र नदी की विशेषता और क्षेत्र और कृषि और अर्थव्यवस्था में इसकी क्या भूमिका है। गंगा ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली की विशेषताएं और क्षेत्र की कृषि और अर्थव्यवस्था में इसकी भूमिका पर वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम को हमें बताना है, एंड इट्स रोल इन द एग्रीकल्चर एंड इकोनॉमिक ऑफ द रीजन, और इसके एग्रीकल्चर में और इकोनॉमिक में क्या इसका इफेक्ट हुआ है उसके बारे में बताना है। गंगा ब्रह्मपुत्र की बात हो रही है यहाँ पे। इसका बड़ा मध्य भाग गंगा नदी और इसके कई सहायक नदियों द्वारा सिंचित होता है। गंगा के मैदान का सामान्य ढलान उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व और दक्षिण में बंगाल की खाड़ी तक है। इसका पूर्वी भाग शक्तिशाली ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा सिंचित है। इसका ढलान उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर और फिर दक्षिण से बांग्लादेश में है। Its large central part is drained by the Ganga and its many tributaries. The general slope in Ganga plain is formed of the northwest to southeast and south into Bay of Bengal. The eastern part of the drained by the mighty Brahmaputra river. It slope from the northeast to southwest and southernward in the बांग्लादेश। देखो क्या कहा गया है यहाँ पे कि भाई यहाँ पे उन्होंने बता दिया यहाँ पे इसका मेन एग्रीकल्चर में क्या रोल है इसके बारे में बताना है कि यहाँ से क्या होता है, अच्छा जो लोगों को क्या मिल जाता है, अच्छा पानी मिल जाता है जिससे कि यहाँ पे अच्छी अच्छी क्रॉप्स ग्रो कर पाते हैं। ये इसके अंदर थोड़ा सा आप ऐड कर दीजिएगा, थोड़ा सा इनकम्प्लीट आंसर है तो थोड़ा सा इसके अंदर आप ये ऐड कर सकते हैं कि इसके आसपास के एरिया में अच्छा पानी मिल जाता है, अच्छा इरीगेशन अच्छा हो जाता है, जिसकी वजह से क्या है किसानों को या हम फार्मर्स को कहते हैं, जिससे कि क्या है उनका जो क्रॉप है वो अच्छी ग्रो कर पाती है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27, लोकतंत्र शासन करने की सर्वोत्तम पद्धति क्यों समझी जाती है। तो देखो लोकतंत्र में क्या है, जनता द्वारा जनता के लिए शासन, इसीलिए लोग अपना प्रतिनिधित्व खुद चुनते हैं और अपनी प्रॉब्लम्स को सीधा बताते हैं, जिससे कि क्या होता है आम जनता से चुना हुआ प्रतिनिधित्व होता है जो उनकी प्रॉब्लम को समझता है और सोल्यूशन करता है। जवाबदेही होती है सरकार के पास में इसकी। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, व्हाई इज डेमोक्रेसी कंसिडर द बेस्ट फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। देखो democracy is considered the best form of the government because it is a system in which citizens elect the government. Democracy helps in maintaining law order with the concept of power sharing. Democracy helps citizens to choose their leader to run government by free and fair election. Democracy provides equal right to citizens on the basis of caste, religion and sex. लोकतंत्र सरकार का सबसे अच्छा रूप माना जाता है क्योंकि यह ऐसी प्रणाली है जिसमें नागरिक सरकार का चुनाव करते हैं। लोकतंत्र सत्ता साझा करने की अवधारणा के साथ कानून और व्यवस्था बनाए रखने में मदद करता है। लोकतंत्र स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों के माध्यम से नागरिकों को सरकार चलाने के लिए अपने नेताओं को चुनने में मदद करता है। लोकतंत्र जाति, धर्म, लिंग के आधार पर नागरिकों में समान अधिकार प्रदान करता है। मतलब देखो जनता खुद अपना शासन जो अधिकार जो अपना जिस पर कानून बनाने वाला है उनको चुन सकती है, और जो सरकार बनती है वो कानून और व्यवस्था को बनाकर रखती है। निष्पक्ष चुनाव होते हैं और स्वतंत्र होते हैं। इसके अलावा सभी नेता जो चुनते हैं वो जनता के ही द्वारा चुना जाता है और सभी को क्या है समान अधिकार प्रदान होता है।
देखिए क्वेश्चन नंबर 28, इवेल्युएट द रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन अचीविंग फूड सिक्योरिटी इन इंडिया विद सुटेबल एग्जाम्पल। 28 क्वेश्चन, भारत में खाद्य सुरक्षा प्रदान करने में सरकारी नीतियों की भूमिका की समीक्षा उपयुक्त उदाहरणों के साथ कीजिए। देखो खाद्य सुरक्षा, पहले तो ये बताना है खाद्य सुरक्षा क्या है कि अभी हमने पहले भी पढ़ा कि सभी को क्या है खाद्यान्न या फूड सभी तक पहुंचाना। तो किस तरह से पहुंचाया जाता है? राशन की दुकानों से। राशन की दुकानों में क्या है, खाना सस्ता करके दिया जाता है जिससे कि क्या है, गरीब लोगों तक की पहुंच हो सके। सरकार समाज के गरीब तबके को राशन की दुकानों के माध्यम से सरकार द्वारा निर्धारित रियायती कीमतों पर खाद्यान्न वितरित करती है। इसे सामाजिक वितरण प्रणाली कहा जाता है। देखो क्या कहा कि जो अमीर है, जिसके पास में पैसा है, वो तो कहीं से भी फूड ले लेगा, लेकिन जिसके पास में पैसा नहीं है, गरीब है, उनको क्या है, राशन की दुकानों पर सस्ते में खाना मिलता है, रियायती कीमतों पर खाना मिलता है जिससे कि वो उसे को खरीद सके। सामाजिक वितरण प्रणाली का उद्देश्य उपभोक्ताओं को रियायतों को कीमतों पर आवश्यक सामान उपलब्ध कराना। मतलब इससे क्या होगा, एक तो कम पैसों में सामान मिल जाएगा और सब लोग उसकी तक पहुंच सकेंगे। ज्यादा से ज्यादा राशन की दुकानें खोलना, लोगों तक फूड पहुंचाना, कम दामों पर अच्छे से अच्छी सुविधाएं देना, ये सब काम क्या है, सरकार के द्वारा किया जाता है। The government distributed food grains to the poorest strata to the society through the ration shop in the subsidized price fixed by the government. This is called public distributive system. The objective of the public distributive system are the provide essential goods and subsidized price to the consumers. मतलब सही दामों पर क्या पहुंचाना, गरीबों तक जो फूड है वो पहुंचाना, इसका मेन ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29, एक लोकतंत्र देश में संविधान की क्यों आवश्यकता है? देखो अभी जो ऊपर वाला आंसर था वही यहाँ पर आ सकता है कि इसको क्यों अच्छा समझा जाता है। तो एक लोकतंत्र देश में संविधान की क्यों आवश्यकता है? Why is constitution necessary for a democratic country? देखिए क्या आंसर होगा, कॉन्स्टिट्यूशन नीड डेमोक्रेसी इन कंट्री टू एंश्योर दैट ऑल मेजोरिटी ग्रुप डज नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट द माइनॉरिटीज। कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सेट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ प्रिडेंस बाय विच अ स्टेट by government. It is a set of rule and regulation which place the government power in the hand of the citizen in a democratic setup. It is important and protect individual freedom, its fundamental principles that govern a country. देखो क्या कहा गया, संविधान को देश में लोकतंत्र की आवश्यकता है। क्यों आवश्यकता है लोकतंत्र की? क्यों आवश्यकता है? ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि बहुसंख्यक समूह है अल्पसंख्यकों के खिलाफ भेदभाव ना करें। मतलब कि क्या होता है, माइनॉरिटीज होते हैं और क्या हो, मेजोरिटी होते हैं, कुछ लोग संख्या में ज्यादा होते हैं, कम होते हैं, उनको जो कम है उनके साथ क्या किया, कोई भेदभाव ना किया जा सके। संविधान सिद्धांतों या उदाहरणों का एक स्वरूप है जिसके द्वारा राज्य शासित होता है। उस क्या है, एक राज्य को कंट्रोल करने के लिए क्या है, संविधान जरूरी है। संविधान यह क्या करता है, नियमों और विनियमों का एक समूह है जो लोकतांत्रिक व्यवस्था में सरकार की शक्ति नागरिकों के हाथ में सौंपता है। इससे क्या होता है, संविधान में जो भी पावर है वो कहाँ पे आती है, आम जनता के पास में आते हैं, जिससे कि क्या होता है, गवर्नमेंट क्या करती है, रन करती है। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि व्यक्तिगत स्वतंत्रता और देश को संचालित करने के लिए उसके मूलभूत सिद्धांतों की रक्षा भी करता है। अब इसमें और में क्वेश्चन दिया गया 29 में, डिस्कस द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी एंड जस्टिस एंड इंसिडमेंट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान में निहित समानता और न्याय के सिद्धांतों पर चर्चा कीजिए। कि भारतीय संविधान क्या कहता है, समानता होना चाहिए, सबके साथ न्याय होना चाहिए, इसके सिद्धांतों पर आपको बताना है। अब देखो नेक्स्ट में क्या कहा गया है कि भारतीय संविधान में क्या है, प्रत्येक नागरिक के लिए कानून सबके लिए क्या होगा, समान होगा। भारत के प्रत्येक नागरिक को कानून का समान संरक्षण मिलेगा। मतलब अगर किसी, ऐसा नहीं है कि अमीर के लिए अलग कानून, गरीब के लिए अलग कानून। जो न्याय है, जो कानून के अगर कोई कोर्ट में जाता है तो सबके लिए क्या होगा, इक्वल, जो सही होगा उसी का ही पक्ष लिया जाएगा, अमीरी गरीबी को नहीं देखा जाएगा। उसके बाद क्या कहते हैं, किसी के साथ जन्म के, लिंग पर, जाति पर, नस्ल, धर्म आदि के आधार पर नागरिकों के साथ किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जा सकता। भेदभाव पूरी तरह निषिद्ध है, मतलब कि भेदभाव पूरी तरह से मना है। किसी भी तरीके से आप भेदभाव नहीं कर सकते। अगर उसकी जॉब को लेकर है या किसी भी चीज़ को, तो उसकी जो क्वालिटी है उसमें जो मतलब अपॉर्चुनिटी दोनों को इक्वल मिलेगी हर एक चीज़ में, और कितनी क्वालिटीज़ है वो उसके अकॉर्डिंग क्या कर सकता है, गेन कर सकता है। Every citizen will be equal in front of law. Every citizen in India will be get equal protection of law. देखो क्या कहा जा रहा है, कोई भी यहाँ पे ध्यान रखना है कि कोई भी अगर मतभेद होता है तो अमीरी गरीबी में या किसी और चीज़ में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। डिस्क्रिमिनेशन ऑफ सिटीजन टू कंप्लीट प्रोहिबिटेड ऑन द ग्राउंड ऑफ द प्लेस, बर्थ, सेक्स, कास्ट, रेस, रिलीजन, इन पे बेस पर
कोई भी किसी के अंदर भेदभाव नहीं किया जाएगा, डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, सभी को इक्वल समझा जाएगा। अगर कोई किसी के बीच मतभेद होता है, कोई डिस्प्यूट होता है, तो उसको कोर्ट में अगर वो जाता है तो वहाँ पे जो न्याय है, जो जस्टिस है, उसको इक्वल, जो एकदम सही जस्टिस मिलेगी, उसके अपने बात रखने का पूरा अधिकार होगा। इसी के बारे में आपको कुछ पॉइंट्स इसी तरह को रिपीट करके बढ़ाकर आप लोगों को आंसर लिखने होते हैं। अब देखते हैं, अब खंड घ स्टार्ट हो गया। 5 मार्क्स के क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 30 है, जर्मनी में एडोल्फ हिटलर के सत्ता में आने के कारणों का विश्लेषण कीजिए। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, एनालाइज द रीजन बिहाइंड द राइज एडोल्फ हिटलर टू पावर इन जर्मनी। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 30, 1920 के दशक के दौरान हिटलर और नाजी जो साम्यवादी था विरोध, यहूदी विरोधी और अति राष्ट्रवाद के मंच पर चले। नाजी पार्टी के नेताओं ने जर्मनी को विश्व शक्ति में बदलने की अपनी इच्छा का प्रचार करते हुए सत्तारूढ़ लोकतांत्रिक सरकार और वर्साया संधि की मुखर की और आलोचना की। उन्होंने देखो क्या कहा, उन्होंने यहाँ पे कहा कि अपनी उन्होंने कहा कि जो जर्मनी है उसको विश्व शक्ति में बदलेंगे, इस तरह का उन्होंने प्रचार प्रसार किया, अपनी इच्छाएं बताई, लोकतांत्रिक सरकार बताया और वर्साया की जो संधि थी उसकी आलोचना की, जिसकी सभी लोग इसी के बारे में चाहते थे कि ऐसा ही हो जाए। और एक्चुअली वैसी वैसी बातें उन्होंने की तो वो क्या हो गए, लोग उनसे इंप्रेस हो गए और यहां से क्या हुआ, उनकी शुरुआत हुई। ड्यूरिंग 1920 Hitler and Nazis run on a platform concentrating in the anti-communism, anti-Semitism and the ultra-nationalism. Nazi party leader Wechselfers criticized the ruling democratic government and the treaties of the Versailles while proselytized their desire to turn Germany into a world power. उन्होंने क्या कहा था कि जर्मनी को वर्ल्ड पावर बना देंगे और इसी बात से लोग क्या हो गए थे, इंप्रेस हो गए थे। अब इसके और में क्वेश्चन दिया गया है, मेंशन द नेगेटिव इफेक्ट ऑफ नेपोटिज्म। आपको क्या बताना है, इसके नेगेटिव इफेक्ट बताने हैं। क्या है, नात्सीवाद के नकारात्मक प्रभावों का उल्लेख कीजिए। शुरू में तो क्या हुआ था, जो नाजी थे या जो हिटलर था उन्होंने क्या किया, अपना प्रचार प्रसार किया जिससे लोग इंप्रेस हुए, लेकिन धीरे धीरे क्या किया, हिटलर ने सभी शक्तियों को अपने हाथ में केंद्रित कर लिया और सभी विरोधों को दबा दिया और जो भी कोई इसका विरोध करता था उसको दबा देते थे। नाजीवादी विचारधारा का प्रचार किया। विभिन्न राजनीतिक दलों को समाज, जितने भी राजनीतिक दल थे ना, कि जैसे पार्टीज होते हैं, लोकतंत्र में क्या होता है, पार्टीज होती हैं और लोग पार्टी में खड़े होते हैं, वहां पे इलेक्शंस होते हैं। तो उन्होंने क्या किया, राजनीतिक जो दल थे, जितनी भी पार्टीज थी, उनको समाप्त कर दिया। प्रेस, सार्वजनिक भाषणों और लेख लिखने पर प्रतिबंध लगा दिया। अगर उनके खिलाफ कोई लेख लिख रहा है, कुछ कर रहा है, तो उस पर प्रतिबंध लगा दिया। ये इसके नेगेटिव इफेक्ट हैं। Hitler concentrated the all power into his hand, suppressed all opposition and propagation of ideology in Nazism. Various political parties were abolished. A ban was imposed in the press, public speech and writing of articles. इस तरह जो भी सब कुछ था उन्होंने अपने हाथ में ले लिया, सारी पावर, अपनी सैन्य शक्ति उन्होंने क्या करी थी, बढ़ा ली थी। अपनी देखो, अपनी सेना को उन्होंने खूब बढ़ा लिया, अपनी शक्ति का अपना डर दबदबा बना लिया। ये जिससे पहले भी क्वेश्चन आया इससे रिलेटेड, तो उन्हीं पॉइंट्स को क्या करना है, आपको रिपीट करके अच्छे से बढ़ा चढ़ा के 2-3 लाइनें लिख दो कि उन्होंने अपनी शक्ति जो थी, पावर थी, उसको बहुत बढ़ा लिया था, लोग डरने लग गए थे अपनी बात बोलने से पहले। इसके अलावा आप लिख सकते हैं उन्होंने अपनी सैनिक शक्ति जो थी उसको बहुत ज्यादा, मिलिट्री को बहुत ज्यादा उन्होंने बढ़ा लिया था, जिससे कि जब मिलिट्री होती है तो लोग डर जाते हैं ना बाकी लोग। तो इस तरह से उन्होंने अपना विस्तार किया था, अपनी जो पावर बढ़ाई थी, जिससे कि लोग क्या करने लगे थे, धीरे धीरे उसका नेगेटिव इफेक्ट पड़ने लग गया था। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31, भारतीय संसद प्रणाली में लोकसभा और राज्यसभा के कार्यों का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 31, डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ द लोकसभा एंड द राज्यसभा इन द इंडियन पार्लियामेंट सिस्टम। क्या कहा गया, लोकसभा और राज्यसभा दो सदन होते हैं, यह द्विसदनीय भारतीय संसद बनाते हैं, दोनों मिलकर ही क्या बनाते हैं, भारतीय संसद बनाते हैं। मतदान प्रक्रिया के माध्यम से जनता सीधे लोकसभा लोगों का सदन सदस्यों का चुनाव करती है और राज्य विधानसभाओं के सदस्य राज्यसभा या राज्य की परिषद के द्वारा सदस्यों का चुनाव करते हैं। तो यहाँ पे इनके फंक्शंस भी बताने की क्या क्या कार्य करते हैं, इनका मेन क्या क्या फंक्शन रहता है, कि जो लोकसभा के सदस्य हैं वो सीधे के सीधे क्या करते हैं, उनमें से क्या बनता है, उनसे क्या होता है कि वो जो ये कह दें कि हम जो राज्य सरकार है वो बनाती है, राज्य सरकार मिलकर क्या करती है, अपने राज्य के बारे में ध्यान रखती है। जबकि जो लोकसभा के लोग क्या करते हैं, एक जिसे चीफ मिनिस्टर बना दिया और उसके अलग अलग मिनिस्टर्स बना दिए, एमएलए वगैरह बना दिए, जो क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। उसके अलावा जो राज्यसभा के लोग हैं वो क्या करते हैं, प्रॉपर पूरी मीटिंग करते हैं, किस तरह से कोई काम होना है, पोजीशन में क्या होना है, किस तरह से हो रहा है, उसके बारे में सब बताते हैं।
The Lok Sabha and the Rajya Sabha are the two houses to make up the bicameral Indian Parliament. Throughout the voting process, the populace direct elect the member of the Lok Sabha. Direct क्या करता है? Elect किया जाता है House of the People, and the member of State Legislative Assembly elect by the member of the Rajya Sabha Council State. तो इनकी फंक्शन बताने तो थोड़ा सा इनकम्प्लीट आंसर है, थोड़ा सा आप अपने बुक में से आंसर और इसको कंप्लीट कर सकते हैं कि उनके फंक्शंस क्या हैं, किस तरह से वो काम करते हैं, इसके बारे में आपको बताना है, थोड़ा सा ऐड और करना होगा इसके अंदर आपको। अब हम देखते हैं इसका सेकंड पार्ट में क्या कहा गया है क्वेश्चन में। एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी इन अ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में जुडिशरी जो न्याय प्रणाली है उसके बारे में आपको उसकी इंपॉर्टेंस बतानी है। लोकतंत्र में स्वतंत्र न्यायपालिका के महत्व को समझाइए। क्या होगा? लोकतांत्रिक व्यवस्था में न्यायपालिका शक्तियों को संतुलित रखते हैं। तो न्यायपालिका का काम क्या है? जितने भी लॉज एंड कानून बनाए गए हैं उनको सब पूरा बैलेंस बनाकर रखना। न्यायपालिका प्रणाली में राजनीति से स्वतंत्र रखा, न्यायपालिका जो है प्रणाली है उसको राजनीति से स्वतंत्र रखा जाता है। ऐसा नहीं है कि कोई नेता है उसको कोई पनिशमेंट नहीं होगी, अगर उसने क्राइम किया तो उसको पनिशमेंट मिलेगी, और वे केवल तथ्यों और नैतिकता और तर्क के आधार पर काम करती है। इसे अक्सर लोकतंत्र का स्तंभ माना जाता है, तीसरा स्तंभ माना जाता है, जो कि क्या करता है? सभी के लिए इक्वलिटी रखता है, न्याय रखता है सभी के लिए। ठीक है, देखो मैंने एक बार शॉर्ट में आंसर कराया आपको, आप इसको और थोड़ा सा एक्सप्लेन करके इन चीजों को आप लिख सकते हैं। देखो क्या होगा। जुडिशरी होल्ड द बैलेंस ऑफ पावर इन ए डेमोक्रेटिक सिस्टम। जुडिशरी सिस्टम आर द केप्ट independent of politics and work solely based on fact, moral and logic. It's often considered that the third pillar of a democracy. अब हम क्वेश्चन करते हैं 32। भारत में पश्चिम और पूर्वी हिमालय की विशेषताओं और महत्व का वर्णन कीजिए। आपको पश्चिमी और पूर्वी हिमालय की विशेषताएं बतानी है और उसका महत्व बताना है। क्वेश्चन नंबर 32। डिस्क्राइब द फीचर ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न हिमालयाज इन इंडिया। पहले पश्चिमी हिमालय, ये बहुत ऊंचे हैं, औसत जो वार्षिक वर्षा है वो 100 सेंटीमीटर से कम है। श्रीनगर, शिमला, मनाली प्रसिद्ध हिल स्टेशन है। पूर्वी हिमालय में ये मध्यम ऊंचाई के हैं। पूर्वी हिमालय के ग्लेशियर और बर्फ से ढकी ऊंची, पूर्वी हिमालय में क्या है? ग्लेशियर्स है, बर्फ से ऊंची ढकी चोटियां हैं। एशिया की महान नदियों का स्रोत है, जैसे कि यागंजनी, सिंधु एंड गंगा नदी। देखो ये यहाँ पे बताया गया कि क्या क्या है। एक तो वहाँ पे पश्चिमी हिमालय में थोड़े कम मतलब बहुत ऊंचे हैं, और ये क्या है जो पूर्वी हिमालय है वो मध्यम ऊंचाई के हैं, वहाँ पे वर्षा कम है। एरियाज बता दिए कि कौन कौन से। पूर्वी हिमालय में ग्लेशियर्स और बर्फ से ढकी ऊंची ऊंची चोटियां हैं। वेस्टर्न हिमालय, these are very high. The average annual rainfall in less than 100 centimeters. Srinagar, Shimla, Manali and the famous hill station. Eastern Himalayas, these are medium in height. The glacier and snow-capped peak in the eastern Himalayas are the source of several Asia's great river including Yangtze, Indus and Gangas. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बी। एक्सप्लेन द फीचर ऑफ नॉर्थन प्लेन इन इंडिया। आपको इसके फीचर्स बताने हैं कि कौन कौन से नॉर्थन प्लेन के फीचर्स हैं। देखो क्या हो जाएगा यहाँ पे। नॉर्थन प्लेन्स आर फॉर्म्ड बाय द एल्यूवियल डिपॉजिट इन द थ्री मेजर रिवर सिस्टम इन द इंडस, द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र अलोंग देयर ट्रिब्यूटरीज। The plain is completely formed by the alveoli solely. The plain are very fertile, are the best suited for the agriculture. These plains are dense populated because the fertile land and the economic agriculture activities. Based on the activities. उत्तरी मैदानों का निर्माण तीन प्रमुख नदियों सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों के जलोढ़ के निक्षेप से हुआ है। यह मैदान पूर्णतः जलोढ़ मिट्टी से निर्मित है। मैदान बहुत उपजाऊ है तथा कृषि के लिए सबसे उपयुक्त है। ये मैदान अपनी उपजाऊ भूमि, आर्थिक कृषि के कारण घनी आबादी वाले हैं। ये चलो इसको छोड़ दो, ठीक है। यहाँ तक आपको लिखना है कि अपनी घनी आबादी वाले ये सारे देश ये दो हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी मिल रही है। अलग अलग नदियाँ यहाँ पे बताई गई है, उसकी सहायक नदियों का जलोढ़ निक्षेप है, जिसकी वजह से क्या है, जलोढ़ मिट्टी है यहाँ पे ज्यादा, और उपजाऊपन ज्यादा हो गया। अगर उपजाऊपन ज्यादा होगा तो लोगों का सर्वाइवल आसान हो जाएगा ना, अच्छी उनकी फसल होगी, जिससे कि लोग अच्छे से रह पाएंगे, घनी आबादी वाले हो जाएंगे ये एरियाज। अब हम देखते हैं क्वेश्चन 33। डिस्कस द मेजर दैट टेकन इन इंडिया गवर्नमेंट इन एलिवेंट पॉवर्टी। हाउ इफेक्ट हैव दीज मेजर बीन इन द रिड्यूसिंग पॉवर्टी लेवल।
33 क्वेश्चन, गरीबी उन्मूलन के लिए भारत सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की चर्चा कीजिए। गरीबी के स्तर को कम करने के लिए ये कितने प्रभावी रहे हैं? देखो किस तरह से लिखना है। गरीबों के लिए आय बढ़ाने, रोजगार के अवसरों का विस्तार करने के लिए, आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए गरीबी में कमी लाई जा सकती है। दक्षता बढ़ाने, संसाधनों के उपयोग में सुधार के लिए अधिक संसाधन सुधार करना, राष्ट्रीय विकास नीतियों में गरीबी की बुनियादी जरूरतों को प्राथमिकता देना, आर्थिक विकास में तेजी लाना। गरीबी दूर करने का पहला उपाय आर्थिक विकास दर में तेजी लाना, कृषि विकास, आय की असमानताओं को कम करना, जनसंख्या नियंत्रण करना, भूमि सुधार करना, अधिक रोजगार देना और अधिक अवसर देना। देखो ये इसके बेसिक है कि इन इन कदमों को उठाकर एक सरकार क्या कर सकती है, जो गरीबी है उसको दूर कर सकती है। क्या क्या कदम है एक बार फिर बता देती हूँ कि अपनी आर्थिक विकास में तेजी करना, जैसे कि कृषि अच्छे से दे दो। देखो इसको बढ़ा चढ़ा के देखो, कृषि अगर फैसिलिटीज अच्छे दे दो, उनको अच्छे सीड प्रोवाइड करवाओ, अच्छी लैंड कराओ, इरिगेशन के लिए वाटर दे दो, अगर वाटर नहीं मिल रहा है तो इरिगेशन के लिए नहरों से या किसी से पानी दिलवा दो, उनको अच्छे पेस्टिसाइड या हम कहते हैं खाद अच्छी दिलवा दो, जिससे कि क्या होगा, अच्छी अच्छी क्रॉप लगेगी। उसके अलावा आय में असमानताओं को कम करना, मतलब कि अगर वो बेचने जा रहे हैं और आगे जो लोग खरीदेंगे तो इक्वल रखो, ऐसा ना हो कि वो बेच तो सस्ता रहे हैं और आगे लोग खरीद ज़्यादा मतलब उसमें रहे हैं तो उनको प्रॉफिट कम हो रहा है। जनसंख्या नियंत्रण, भूमि सुधार, सॉइल को अच्छा किस तरह से किया जा सकता है, अधिक रोजगार देकर और अधिक जॉब्स के अवसर देकर, इस तरह से क्या किया जा सकता है, इस पर कंट्रोल किया जा सकता है। और इसके समाधान क्या हो सकते हैं, देखो बच्चों को क्या किया जाए, शिक्षित किया जाए, मतलब चाहे किसान का हो चाहे कोई भी हो, सबको क्या किया जाना चाहिए, शिक्षित किया जाना चाहिए। बुनियादी स्वास्थ्य देखभाल सुनिश्चित करनी चाहिए कि उनकी जो बेसिक नीड है उनको कंप्लीट करना चाहिए। किसी लड़की या महिला को सशक्त बनाना, बचपन से पोषण में उनके खाने पीने का बचपन से सुधार रखो बच्चों का, जिससे कि हेल्दी, जब बच्चा ही हेल्दी नहीं होगा तो वो क्या आगे के देश को या गरीबी को किस तरह से, जब तक उसके पास में हेल्दी डाइट ही नहीं होगी। पर्यावरण कार्यक्रमों का समर्थन करना, संघर्षित बच्चों तक पहुंचाना व बाल विवाह को रोकना, ये कुछ कार्यक्रम है ऐसे जिससे कि क्या किया जा सकता है, गरीबी को रोका जा सकता है। और कहां तक सरकार इसमें सफल हो रही है, हाँ कर रही है, अभी पूरी तरह से सफल नहीं हुई है लेकिन इसके लिए लग रही है, प्रयासरत है, हम ये लिख सकते हैं। देखो क्या कहा, poverty reduction can be attained by the simultaneously economic growth to the increase income and expand employment opportunity for the poor. Undertaking economic institution refer and the enhance efficient and the improve utilization of resources, priority in the basis of the need to the poor in national development policies and acceleration of economic growth. The first measure of the removal poverty is accelerating the economic growth rate, agriculture development, reducing inequalities in income, population control, ये देखो कि यहाँ पे कॉमन है, पॉपुलेशन कंट्रोल, लैंड रिफॉर्म, मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज एंड कुछ इफेक्ट्स यहाँ पे जिनसे हम क्या कर सकते हैं, पॉवर्टी का मतलब सॉल्यूशन क्या है, education children, ensure basic health care, empower girl or woman, empower childhood nutrition, support environment program, research, reach child to conflict, prevent and child marriage। इन सबको प्रिवेंट करके, इन सब पे थोड़ा ध्यान लगा के भी गवर्नमेंट क्या कर सकती है, जो पॉवर्टी है उसको कम कर सकती है। अब इसके अथवा में एक और क्वेश्चन दिया गया है, गरीबी के दुष्चक्र की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। इस चक्र को तोड़ना गरीबी उन्मूलन के लिए किस प्रकार लाभदायक हो सकता है। Explain the concept of viscous circle of poverty. How can breaking the circle in benefit for the poverty reduction? अल्प पोषण का दुष्चक्र, जिसके कारण कम उत्पादकता और वृद्धि होती है। अल्प विकसितता भुखमरी को कायम रखता है। भूखे लोगों को भोजन तक बेहतर पहुंच होनी चाहिए, जिसके लिए प्रत्यक्ष सहायता की आवश्यकता है। दुष्चक्र को तोड़ना होगा। गरीबी के दुष्चक्र का तात्पर्य यह है कि गरीबी ही गरीबी का कारण है। एक गरीब व्यक्ति अपने मौजूद कर्ज को चुकाने के लिए कुछ और उधार लेगा, जिससे कि उसका कर्ज और बढ़ेगा। इसके अलावा उस पर ब्याज का भुगतान का दायित्व भी आ जाएगा, इसके कारण कि कर्ज की कुल राशि में वृद्धि हो जाएगी। देखो क्या कहा जा रहा है कि जो दुष्चक्र है क्या, एक गरीब व्यक्ति क्या करता है, लोन लेगा तो उसको उस पर जितना 100 रुपए का लोन लिया तो 10
रुपए उस पे ब्याज लगेगा, तो उसको अब 110 रुपए चुकाने पड़ेंगे। तो वो क्या है, धीरे धीरे अपनी गरीबी को और बढ़ा ही रहा है। अब जो भूख से मर रहे हैं लोग, जो वो उसकी क्या हो रही है, दिन ब दिन वृद्धि होती जा रही, बढ़ते ही जा रहे हैं। भूखे लोगों तक भोजन बेहतर कैसे पहुंचेगा? अविकसितता और भूखमरी का कायम ही बनी रहेगी। देखो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, इसका कारण क्या है कि उत्पादकता कम है और लोगों की जो जनसंख्या वृद्धि है वो ज्यादा हो रही है। इसी अविकसितता के कारण भूखमरी कायम है, भूखमरी बनी हुई है, लोगों में भोजन पहुंच नहीं रहा है। और इसका प्रत्यक्ष, अब इसका हेल्प कैसे की जा सकती है? प्रत्यक्ष हेल्प करनी होगी, लोगों को सीधी सीधी जॉब्स देनी होगी। गरीब लोगों की प्रत्यक्ष, अगर हम देखो, अगर भूखमरी की, पॉवर्टी की खाने की बात है, तो उनको सीधा सीधा खाना देना होगा। कितना खाना वेस्ट हो जाता है शादी में या अलग अलग पार्टीज में, आप देखते होंगे कितना खाना वेस्ट हो जाता है। तो उसको डोनेट किया जा सकता है कि देखो खाना तो क्या एक दिन बाद में खराब ही हो जाएगा ना, तो उसको डोनेट किया जा सकता है गरीब लोगों को खराब होने से, जिससे तो खाना भी यूटिलाइज हो जाएगा और गरीब लोगों का पेट भी भर जाएगा। इसके अलावा जो कर्ज, ये लोन वगैरह ले रहे हैं, इनको कम से कम किया जा सकता है। अगर कुछ कम पैसों, जैसे कि नॉर्मली जितना रेट ऑफ इंटरेस्ट लगता है वो थोड़ा कम हो जाए, तो इससे कि क्या हो जाएगा, उनको थोड़ा, हाँ, जो लॉस है वो कम हो पाएगा। देखो इसके आगे क्या लिखा कि एक समय में एक भारतीय युवा गरीबी के चक्र को तोड़ रहा है। कौशल विकास अपना किस तरह से वो तोड़ सकते हैं? अपना स्किल का डेवलप करके, प्रशिक्षण पाठ्यक्रम या व्यावसायिक शिक्षा देकर, नौकरियां सृजन कर औपचारिक रोजगार देकर, उद्यमिता या स्वरोजगार के द्वारा, उसके अलावा वित्तीय समावेश या ऋण तक पहुंचकर, सामाजिक बाधाओं और लैंगिक असमानताओं पर काबू पाकर। इस तरह से क्या है, प्रशिक्षण पाठ्यक्रम और प्लेसमेंट द्वारा ये सब क्या किया जा सकता है, इसको रोका जा सकता है। गरीबी उन्मूलन और सतत विकास दृष्टिकोण से आपदा जोखिम में कमी को शामिल करके हम गरीबी के चक्र को जारी रखने वाले तीव्र झटकों के मानवीय, आर्थिक और सामाजिक पर्यावरण नुकसान को कम करने में सक्षम है। देखो थोड़ा सा क्वेश्चन आप डाउटफुल लग रहा है, समझ नहीं आ रहा, तो समझने के लिए है कि किस तरह से हम कम कर सकते हैं और किस तरह से वो बढ़ रहा है उसके बारे में बताना। तो यहाँ पे कुछ उपाय भी बताए गए हैं उसके, कि सबसे पहले अपने जो शिक्षा है ना वो इस तरह से दी जाए जिससे कि क्या हो, प्रशिक्षण ऐसा हो, पढ़ाई ऐसे की जाए, व्यावसायिक शिक्षा से जोड़ दिया जाए जिससे कि अपना कोई रोजगार कर ले बच्चा, या फिर क्या हो, नौकरियां सृजन की जाए, नई नई नौकरियां दी जाए। इसके अलावा उनके कौशल्स, जो उनके अंदर स्किल है, उसको क्या किया जाए, डेवलप किया जाए, जिससे कि आने वाली जनरेशन जो ये भुखमरी की उस कंडीशन पे ना जाए। क्या कहा गया है, द विस्कस सर्कल ऑफ अंडर नरिशमेंट लीडिंग टू द लो productivity and growth preparation under development and hunger. Hungry people must have better access to food which require direct assist. The viscous circle must be broken. Viscous circle of poverty impulse that the poverty is the cause of poverty. गरीबी ही गरीबी का कारण है. A poor person in order to repay the exist debit will borrow though some more and therefore adding to his debt. अपने कर्ज को क्या करेगा, और बढ़ा लेगा. फर्दर ही ऑल्सो भी इनकर इंटरेस्ट पेमेंट ऑब्लिगेट, अब उसको क्या करना पड़ेगा, अपना इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा. दिस विल ओनली इंक्रीज हिज टोटल अमाउंट ऑफ डेबिट, अब उसका क्या है, टोटल जो पैसा देना था वो बढ़ जाएगा. ब्रेकिंग ऑफ द पॉवर्टी सर्कल, किस तरह से हम ब्रेकिंग कर सकते हैं, देखो क्या कहा गया है, स्किल डेवलपमेंट बढ़ाया जाए, ट्रेनिंग कोर्सेज दिए जाए, वोकेशनल एजुकेशन दी जाए, जॉब क्रिएशंस किया जाए, फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट दिया जाए, एंटरप्रेन्योरशिप और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट किया जाए, फाइनेंशियली इंक्लूसिव एंड एक्सेस टू क्रेडिट किया जाए, ओवरकमिंग सोशल बैरियर एंड जेंडर इक्वालिटी अनइक्वालिटी, ट्रेनिंग कोर्स एंड प्लेसमेंट. ठीक है. इसके अलावा देखो क्या कहा गया है यहाँ पे, बाय इंक्लूडिंग डाइजेस्टर रिस्क reduction of poverty elevation and the sustained development approaches, we are able to mitigate the human, economic, social and environmental loss of the acute shock with the continue to the cycle of the poverty. अब यहाँ पे खंड स्टार्ट होता है, इससे हम पैराग्राफ दिया गया है उसको रीड करना है और उससे ही रिलेटेड यहाँ पे आंसर्स हैं. तो एक बार रीड कर लेते हैं पैराग्राफ को. देखो क्या कहा गया है यहाँ पर, 4 मार्क्स के क्वेश्चन है. समाज परिवर्तन के समर्थकों के एक समूह उत्तरदायित्वों का है. उदारवादी ऐसे राष्ट्र चाहते हैं जिसमें सभी धर्म को बराबर सम्मान मिले, जगह मिले. शायद आप ये जानते होंगे कि उस समय यूरोप के देशों के प्राय किसी एक धर्म को ज्यादा ही ब्रिटेन की सरकार चर्च ऑफ इंग्लैंड का समर्थन करती थी. ऑस्ट्रेलिया, स्पेन कैथोलिक चर्च के समर्थक थे. शासकों को अनियंत्रित सत्ता के विरोधी थे. वे सरकार के समक्ष व्यक्ति अधिकारों की रक्षा के पक्षधर में थे. उनका कहना था कि सरकार को किसी की अधिकारों का हनन करने या उनके अधिकार को छीनने नहीं दिया जाना चाहिए. यह समूह प्रतिनिधित्व की आधारित एक ऐसी निर्वाचित सरकार के पक्ष में था जो शासकों और अफसरों के प्रभाव से मुक्त सुप्रशिक्षित न्यायपालिका द्वारा स्थापित किए गए कानून के अनुसार शासन कार्य चलाए जाए.
यह समूह लोकतंत्रवादी नहीं था। ये लोग सार्वभौमिक मताधिकार नहीं, नागरिकों को वोट को अधिकार देने के पक्ष में नहीं थे। उनका मानना था कि वोट का अधिकार केवल संपत्तिधारियों को मिलना चाहिए। इसके विपरीत रेडिकल समूह के लोग ऐसी सरकार के पक्ष में थे जो देश की आबादी के बहुमत के समर्थन पर आधारित है। देखो बहुत बड़ा पैराग्राफ है, आप इसको, मैं स्क्रॉल कर रही हूँ, आप इसको अच्छे से रीड कर लीजिएगा। हम आंसर कर लेते हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो गया। क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया, सारे ही क्वेश्चन इकट्ठे देखते हैं क्या कहा गया। फर्स्ट क्वेश्चन में रेडिकल विचारधारा से आपका क्या अभिप्राय है। उसके बाद रूढ़िवादी विचारधारा से आपका क्या अभिप्राय है। रूढ़िवादी किस प्रकार रेडिकल समूह और उत्तरदायित्वों के उदारवादियों के खिलाफ थे। देखो यहाँ पे पैरा दिया गया, इसको पूरा पैराग्राफ को रीड करना है। हम क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखो क्या कहा गया है यहाँ पे। 1 मार्क्स का, व्हाट आर द फिलोसफी ऑफ रेडिकल्स, व्हाट वर द फिलोसफी ऑफ कंजर्वेटिव्स, इन व्हाट वे वर द कंजर्वेटिव अपोज टू द रेडिकल इन लिबर्टीज। तो फर्स्ट दोनों 1 मार्क्स के हैं, उसके बाद 2 मार्क्स का है। तो तीनों ही क्वेश्चन हम साथ में देखते हैं। देखो फर्स्ट में ए में 19वीं शताब्दी के शुरुआत में अंग्रेजी उदारवादियों के एक समूह में से जो मुख्य रूप से बेंथाइट उपयोगितावाद में विश्वास रखता था, मुक्त व्यापार और संसद में न्यायपालिका के सुधार सहित कानूनी और आर्थिक सामाजिक सुधारों की वकालत करता था। सेकंड रूढ़िवादी, देखो क्या रूढ़िवादी एक सांस्कृतिक, सामाजिक और राजनीतिक दर्शन है जो परंपरागत संस्थाओं, रीति रिवाजों, मूल्यों को बढ़ावा देने, संरक्षित रखने का प्रयास करता है। रूढ़िवादी के केंद्रीय सिद्धांत उस संस्कृति और सभ्यता के संबंध में भिन्न हो सकते हैं जिसमें यह प्रकट किया जाता है। इसके बाद देखो उसमें था नेक्स्ट क्वेश्चन, रूसी क्रांति के दौरान उदारवादी कट्टरपंथी रूढ़िवादी थे। उदारवादी एक ऐसा समाज चाहते थे जो सभी धर्मों को स्वीकार करे। कट्टरपंथी एक ऐसी सरकार की आशंका रखते थे जिसका मुख्य ध्यान बहुसंख्यक आबादी पर हो। तो यहाँ पे रूढ़िवादी और उदारवादी और दोनों ही के बारे में बता दिया है। अब इसका आंसर इंग्लिश में देख लेते हैं। One group of early 19th century English liberals characteristic achieved by a brief Benthamite utilization and the advocating legal, economic, social reform including free trade चाहते थे, reform to the parliament and the judiciary. The conservative of बीस का आंसर देखिए, conservative of the cultural, social and political philosophy that seek to promote and the preserve traditional institution, custom and values. The central trend to the conservative may vary be relation in the culture and the civilization in which it appear. Next देखिए, the liberal, radical and the conservative were during the Russian Revolution. The liberals want to society that accept the old religion. Radical aspired that the government to that focus to majority of पॉपुलेशन। वो क्या कह रहे थे, पॉपुलेशन उनको क्या था, जिनकी पॉपुलेशन ज़्यादा है वो वोट करेंगे। बाकी वो क्या कह रहे थे कि सभी लोगों को, सभी धर्मों को क्या करना है, वोट करने की परमिशन है। नेक्स्ट 35 क्वेश्चन देखते हैं। 35 में भी पैराग्राफ दिया गया है और उसी से रिलेटेड 3 क्वेश्चन है। तो आइए क्वेश्चंस को रीड करते हैं। हिमालय से रिलेटेड है, उत्तर दक्षिण हिमालय से रिलेटेड क्वेश्चन है। तीस्ता और दिहांग नदियों के बीच स्थित हिमालय का नाम क्या है। नेपाल हिमालय आ जाएगा यहाँ पे। कुमायूं हिमालय किन नदियों के मध्य स्थित है। सतलुज एवं सिंधु नदियों के बीच स्थित हिमालय का वर्णन कीजिए। नेम द हिमालय प्रेजेंट बिटवीन द टेस्टा एंड द काली रिवर। Between which two rivers the Kumaon Himalayas located? Describe the Himalaya present between the river Satluj and Indus. तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा नेपाल हिमालय काली और तीस्ता नदियों के बीच स्थित है। सतलुज और काली नदियों के बीच में स्थित हिमालय का कुमाऊं भाग हिमालय के रूप में जाना जाता है। तो सतलुज और काली नदी के बीच में जो हिमालय का भाग स्थित है उसे कुमाऊं हिमालय के नाम से हम जानते हैं। पंजाब हिमालय सिंधु सतलुज नदियों के बीच स्थित है। इसे कभी कभार कश्मीर हिमालय और हिमाचल हिमालय भी कहा जाता है। कुमाऊं हिमालय सतलज और काली नदियों के बीच स्थित है। नेपाल हिमालय, यह खंड नेपाल में काली और तीस्ता नदियों के बीच में स्थित है। तो फर्स्ट का आंसर देखिए, द नेपाल हिमालय लाई बिटवीन द काली एंड द तीस्ता रिवर। द पार्ट ऑफ द हिमालय लाई बिटवीन द सतलुज एंड द काली रिवर इज नोन एज द कुमाऊं हिमालय। The Punjab Himalaya is located between the Indus and the Satluj river. They are sometimes referred as the Kashmir Himalayas and Himachal Himalayas. The Kumaon Himalayas are located in the Satluj and the Kali river, and the Nepal Himalayas, the section is located between the Kali and Tista river. ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
गाइज आप मेरी इंस्टाग्राम पे आईडी है स्मार्ट स्टडी 10 के नाम से, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे आपको सारी आंसर्स जो की है वो एकदम शॉर्ट में मिल जाएगा, आंसर्स आपको शॉर्ट में मिल जाएंगे। आप वहाँ से शॉर्ट में सब देख सकते हैं, और सर्कुलर होंगे उनकी पूरी इन्फॉर्मेशन होगी, और कुछ भी रिगार्डिंग स्टडी से आप लोगों से रिलेटेड कुछ भी इन्फॉर्मेशन होगी वो वहाँ पर अपलोड कर दी जाएगी, आप वहाँ पर भी देख सकते हैं। आपके सामने स्मार्ट स्टडी आई मैंने लिख दी है SMAR@TSTUD10 स्मार्ट स्टडी के नाम से है, SMAR_TSTUDY10 ये है। आप जाके ज़रूर इसको फॉलो कर दीजिएगा, और वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए, जिससे कि क्या हो, हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स को, जिससे कि क्या उनको ये हेल्प हो सके, उनके भी अच्छे अच्छे मार्क्स आ सके। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 36 है। क्या कहा गया है? कृषि क्षेत्र में रोजगार के अवसर कैसे सृजित किए जा सकते हैं? हरित क्रांति के प्रभावों का वर्णन कीजिए, निर्धनता को दूर करने के कोई 2 उपाय बताइए। अब हम देखते 36 क्वेश्चन देखते, देखो अभी रीड किया था हमने, इसी पैराग्राफ रीड नहीं किया, सिर्फ हम यहाँ पे आंसर्स कर लेते हैं। हाउ आर द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट इन द एग्रीकल्चर सेक्टर? डिस्क्राइब द इम्पैक्ट ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन। मेंशन एनी 2 मेजर टू द एलिट पॉवर्टी। देखो क्या हो सकता है इसका आंसर? अधिक बांध बनाने में, सिंचाई प्रणालियों को बढ़ाने में कृषि क्षेत्र के रोजगार बढ़ सकते हैं। मतलब बांध बनाया जाए जिससे कि क्या हो, अच्छी सिंचाई की जाए, अच्छे बीज दिए जाए, उसके बारे में एजुकेट किया जाए लोगों को। इससे क्या हो सकता है, कृषि की जो व्यवस्था है उसमें रोजगार बढ़ सकता है। सिंचाई सुधारों में सुधार से दोहरा लाभ होगा। फसलों के लिए खेती योग्य भूमि की उपलब्धता में वृद्धि करके रोजगार प्रदान करना। वार्षिक रूप से 2 से अधिक फसलें, जहाँ पे 2 से अधिक फसलें लगाई जा सके। पानी की सुविधा कराना, सिंचाई, देखो क्या क्या काम हो सकता है। अच्छा बीज दे दो, अच्छी एजुकेट कर दो भी इसके बारे में कि किस तरह से इसको ग्रो करवाना है। उसके बाद में अच्छे फर्टिलाइजर्स या इस तरह से अच्छी दे दो जिससे कि क्या उनकी क्रॉप हो जाए, उनकी देखभाल करो, अच्छे पानी दे दो उनको। ये सब चीज़ें करके हम क्या कर सकते हैं, कृषि को बढ़ावा दे सकते हैं। सेकंड में क्या कहा गया था? बीजों की उच्च उपज वाली किस्मों की शुरुआत, रासायनिक उर्वरकों और सिंचाई के बढ़ते उपयोग को सामूहिक रूप से हरित क्रांति के रूप में जाना जाता है। कि जब क्या हुआ थी, एकदम से फूड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो गई थी, तो हर तरीके से फूड बस लोगों को तक खाना पहुंचाया जाए, जिसमें अलग अलग फर्टिलाइजर्स का उपयोग किया गया था, रासायनिक उर्वरकों का उपयोग किया गया था, सिंचाई के साधन बढ़ाए गए थे। तो उसे हमने क्या कहा था? ग्रीन क्रांति कहा था, हरित क्रांति कहा था। इससे भारत को खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक आवश्यक उत्पादन में वृद्धि हुई थी, वृद्धि प्रदान की थी, जिससे कि भारत के कृषि क्षेत्र में सुधार हुआ था। ये ग्रीन रेवोल्यूशन है। उसके बाद नेक्स्ट है, देखो किस तरह से हम कर सकते हैं निरक्षा स्तर को कम करके, कुपोषण के कारण सामान्य प्रतिरोध का अभाव करके, स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच का अभाव और अवसरों का अभाव। ये कुछ रीजन है जिसकी वजह से क्या है, जो पॉवर्टी है वो बढ़ रही है। देखो क्या कहा गया? बिल्डिंग मोर डैम्स, एनहेंसिंग इरिगेशन सिस्टम कैन इंक्रीज द एम्प्लॉयमेंट इन एग्रीकल्चर सेक्टर। इंप्रूविंग द इरिगेशन फैसिलिटी क्रिएट डबल बेनिफिट, इंक्रीज कल्टीवेट लैंड अवेलेबिलिटी फॉर क्रॉप एंड प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट। मोर देन 2 क्रॉप्स कैन ग्रो बी इन 1 ईयर। देखो क्या कहा जा रहा है कि जितनी ज़्यादा क्रॉप्स लगाएंगे उतना ही ज़्यादा क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा ना। उसके अलावा देखो क्या कहा जा रहा है सेकंड क्वेश्चन में, ग्रीन रेवोल्यूशन, द इंट्रोडक्शन हाई यील्ड variety of seed and increase the use of chemical fertilizer irrigation as known as the collective as green revolution। green revolution किसे कहते हैं? जब एकदम से क्या हुआ था, फर्टिलाइजर्स का यूज करके प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया गया इरिगेशन की हेल्प से, तो उसे हमने क्या कहा था? ग्रीन रेवोल्यूशन कहा था। इट प्रोवाइड द इंक्रीज ऑफ द प्रोडक्शन नीड टू मेक इंडिया सेल्फ सफिशिएंट टू फूड ग्रेन। इंडिया के पास में क्या हो, सफिशिएंट फूड ग्रेन्स हो। उसके अलावा दस इम्प्रूव द एग्रीकल्चर सेक्टर, उसने क्या किया था, इंडिया का जो एग्रीकल्चर सेक्टर था उसको इम्प्रूव किया। अब किसकी वजह से है? पॉवर्टी, लिटरेसी लेवल, लैक ऑफ जनरल रेसिस्टेंस टू ड्यू टू मॉल न्यूट्रिशन, लैक ऑफ एक्सेस ऑफ हेल्थ केयर, लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी। इन सब की रीजन की वजह से क्या है यहाँ पर, इन सब की वजह से क्या हो रहा है, जो हम ये कहेंगे कि जो पॉवर्टी है, गरीबी है, उसका दर बढ़ा है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट यहाँ पे मैप का क्वेश्चन है। अगर इस वीडियो बहुत मतलब बड़ा होता जा रहा है, तो अब इसके लिए मैं आपको होमवर्क में देती हूँ ये क्वेश्चन, आप या तो होमवर्क में करिएगा, इसका आंसर कमेंट में डालिएगा, वो मैं वैसे के वैसे आपके नाम के साथ में इसका आंसर दिखाऊंगी। अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं, मुझे कमेंट कर दीजिएगा इसका आंसर जो मैप में दिए गए हैं ये क्वेश्चन, इनका आंसर भी मैं आपको करवा दूंगी। आप मुझे कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और सभी सब्जेक्ट के सैम्पल पेपर मेरे चैनल पर आपको मिल जाएंगे। थैंक यू गाइज।